हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज से हम लोग एक नया एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा सी इंटरमीडिएट में लॉ का पेपर है, पेपर 2 अदर लॉ के अंदर ही आता है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश कर चुके हैं, तो आज से एक नया एक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कुछ बच्चे मेरे पास नए रजिस्टर्ड हुए हैं जिन लोगों ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं किया है, तो उनके माइंड में डाउट है कि क्या सर हमें समझ में आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, इसका कुछ भी लेना देना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से नहीं है। और वैसे भी जिन बच्चों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया है तो देखा होगा कि सी फाउंडेशन में लेंथ ज्यादा थी, बल्कि इंटरमीडिएट में तो केवल नाम मात्र का आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे रखा है। कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हमें पढ़ने थे। तो जो बच्चे आज से ही मेरी क्लास में ज्वाइन हुए हैं, फर्स्ट डे है उनका, तो वो लोग बिल्कुल भी चीज की चिंता ना करें कि उन्हें समझ में आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल नया एक्ट है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बेसिकली मेरे बैच का ये एंट्री पॉइंट भी है। एक एंट्री आपका जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट होता है उस समय हो गई, एक एंट्री नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हो गई। इसी तरह जब हमारा कंपनी एक्ट स्टार्ट होगा तो एक एंट्री पॉइंट वो भी बनेगा। तो जिन बच्चों को जो छूट गया है वो रोटेशन पद्धति से वो सबसे लास्ट में हो जाएगा। जिन बच्चों को सबसे पहले हो गया तो जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं उनका सबसे लास्ट में हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इसका नाम है। सर ये है क्या? देखिए, ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। एक वर्ड है नेगोशिएबल और एक वर्ड है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। और हाँ, जो बच्चे आज पहली क्लास में उन्हें मैं बता दूं कि मैं ज्यादातर नोटिंग करवाता हुआ चलता हूं, तो वो इसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर बना लें, सेपरेट कॉपी बना लें, तो उन्हें पेपर में कुछ भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जब अपने रजिस्टर को वो पलट के देखेंगे तो उन्हें हर चीज रिकॉल हो जाएगी। ठीक है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट पहले भी आपके ने कभी ना कभी सुना होगा। एक इंस्ट्रूमेंट वर्ड होता है, एक होता है आपका डॉक्यूमेंट। एक वर्ड होता है आपका इंस्ट्रूमेंट और एक वर्ड होता है आपका डॉक्यूमेंट। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आप क्या डिफरेंस समझते हैं। एक वर्ड होता है इंस्ट्रूमेंट, एक वर्ड होता है इंस्ट्रूमेंट और एक वर्ड होता है डॉक्यूमेंट। एक वर्ड होता है डॉक्यूमेंट। क्या डिफरेंस आप समझते हैं? इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है? देखिए, कोई भी रिटिन चीज उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट। कोई भी रिटिन, कोई भी चीज अगर इन राइटिंग में हो, कोई एग्रीमेंट हो, कोई क्लोज हो, कोई टर्म्स एंड कंडीशन हो, कोई भी चीज इन राइटिंग हो तो उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट। तो एनीथिंग इन राइटिंग, एनीथिंग इन राइटिंग, कुछ भी अगर राइटिंग में है तो उसे कहा जाता है डॉक्यूमेंट। अगर हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट इसका मतलब राइटिंग में इसका होना जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वही चीज होती है जो राइटिंग में हो। तो ए डॉक्यूमेंट बाय विच ए राइट इज क्रिएटेड, a right is created in favor of some person। यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है जिस डॉक्यूमेंट के तहत आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई राइट देता है। अगर हम इस चीज को देखें तो देखिए, अगर आपके पास प्रॉपर्टी के कागजात हैं तो वो प्रॉपर्टी के कागजात से क्या पता लगता है कि एग्जैक्टली उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है। इसी तरीके से अगर गाड़ी की आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है,
तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है और मोर टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आरसी से ही ये पता लगता है हु इज द ओनर ऑफ दैट व्हीकल। समझ में आ गई? इस तरह से लाखों चीजें हैं इंस्ट्रूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होगा? डॉक्यूमेंट कोई भी चीज राइटिंग में, एक बंदे ने दूसरे बंदे को एक लेटर लिखा तो वो एक डॉक्यूमेंट है। वो लेटर में अपनी बात को रखना चाहता होगा, कुछ ऑफर करना चाहता होगा, तो एक डॉक्यूमेंट है। लेकिन वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिससे एक राइट क्रिएट होता होगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट हर वो डॉक्यूमेंट है जिससे एक राइट क्रिएट होता है। अब सर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर नेगोशिएबल क्या है? नेगोशिएबल वर्ड से ही पता लग रहा है कि विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं? नेगोशिएबल, विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि जो चीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जा सकती है। मैं पेन से लिख रहा हूं, मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूं, तो ये भी एक नेगोशिएबल है। लेकिन आप कहें कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या? इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि ये कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, सिंपल एक क्या है, एक पेन है। ठीक है, तो नेगोशिएबल हर वो चीज है जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। मेरे पास मोबाइल है, मैं आपको दे सकता हूं, तो वो भी एक नेगोशिएबल है, लेकिन उसे इंस्ट्रूमेंट नहीं कहा जा सकता। तो बेसिकली अगर हम इसे इन दोनों वर्डों को जोड़ें, दोनों परिभाषाओं को जोड़ें, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ए डॉक्यूमेंट बाय विच a right is created in favor of another person and which is transferable from one person to another। यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे राइट क्रिएट होता हो और साथ के साथ वो ट्रांसफरेबल भी हो। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो गाड़ी की आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसी तरीके से अगर आप प्रॉपर्टी के कागजात देखें तो वो भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी है और नेगोशिएबल भी होती हैं चीजें। लेकिन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसका जो सेक्शन 13 है, वो ये कहता है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है केवल 3 चीजों के ऊपर ही लगेगा। एक तो लगेगा प्रॉमिसरी नोट के ऊपर, पीएन, एक लगेगा बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर और एक लगेगा चेक के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका आरसी नहीं है, गाड़ी की प्रॉपर्टी कागजात नहीं है, लेकिन एज पर सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो दायरा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का वो कम कर दिया गया है। और ये तो सेक्शन 13 में लिखा हुआ है। और एक चीज और प्रचलन से आ जाती है, वो आ जाते हैं ड्राफ्ट, यानी कि ड्राफ्ट के ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। यानी कि जो बातें इस एक्ट में लिखी गई हैं, जो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, वो सारी बातें इन चीजों पर एप्लीकेबल होंगी। जो सेक्शन 13 है वो सेक्शन 13 में केवल ये 3 चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन हर चीज सेक्शन से भी काम नहीं चलता है। तो जो प्रैक्टिस है, तो हमें तो ये पढ़ना है कि इन टोटल अब फिलहाल किन किन चीजों के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। इस एक्ट में लिखी गई बातें, राइट्स, ऑब्लिगेशन, वो कहां कहां एप्लीकेबल होते हैं, तो वो इन 4 चीजों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो पहले आप डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंस कॉपी आपने कर ही लिया होगा, सेक्शन 13 भी कॉपी कर लिया होगा। साथ के साथ में आपकी स्क्रीन पर अब एक डेफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई है वो भी सामने आएगी, तो उसे आप कॉपी कर लीजिएगा। एक तो आपने एक चैप्टर का टाइटल बना लिया होगा, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अंग्रेजों के समय का है ये। ठीक है, मैं बताऊंगा इसका लॉजिक कि क्यों ये एक्ट लाया गया था। तो फिलहाल हम जो टाइटल है उस टाइटल का मीनिंग मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। जो टाइटल है उस टाइटल का मीनिंग क्या है, क्लियर होगी बात ये। चलिए, अब आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जो मैंने बातें बताई हैं वो आपके सामने होंगी। क्या होंगी? द टर्म इंस्ट्रूमेंट मीन्स any written document by which a right is created in favor of some person। The term instrument means any written document, document का मतलब मैंने अलग बता दिया, तो by which a right is created in favor of some person। The word negotiable has a technical meaning whereby rights in an instrument can be transferred by one person to another। तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाएगा?
thus a negotiable instrument is a document by which a right vested in a person can be transferred to another person in accordance with the provision of negotiable instrument act। तो फटाफट इसे आप कॉपी कर लीजिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। फटाफट इस चीज को कॉपी कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। फटाफट कॉपी कर लीजिए इसे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल यानी कि विच ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है ए रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच ए राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। तो नेगोशिएबल विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और इंस्ट्रूमेंट बाय विच ए राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि लिखित में होना चाहिए, जिससे राइट क्रिएट होता हो और साथ के साथ जिसे ट्रांसफर भी किया जा सके, ऐसी चीज को कहा जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर होगी बात ये। अभी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो लगता कहां कहां पर है, तो एक दूसरा फिगर आपके सामने आ रही होगी। अभी मैंने बताया ही था वैसे तो आपको कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहां कहां लगता है। जहां तक सेक्शन की बात है तो तीन चीजों के ऊपर ही लगता है, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। लेकिन जहां तक प्रैक्टिस की बात है तो प्रैक्टिस में ये डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। क्लियर है। तो इन चार चीजों के ऊपर ये लगता है। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे सर ये प्रॉमिसरी नोट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और चेक क्या है। इस तरीके से हम अपनी जर्नी को आगे की तरफ ले जाएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉमिसरी नोट क्या है, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, फिर चेक। फटाफट आपने कॉपी कर लिया होगा ये कि टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और जहां तक सेक्शन की बात है, ये सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। ये 3 हैं और सेक्शन 13 के हिसाब से और बाय प्रैक्टिस के हिसाब से 4 हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी है। तो ये चारों को ही हम अपनी पढ़ाई के दौरान नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। ऑल्दो सेक्शन में केवल 3 चीजों का ही जिक्र है। क्लियर है बात ये। अब देखिए ये आपने कॉपी कर लिया होगा। अब एक एक करके हम डेफिनेशन की तरफ आएंगे। सर ये प्रॉमिसरी नोट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और चेक क्या है। जो प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है सेक्शन 4 में, बिल ऑफ एक्सचेंज की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 5 में, और चेक की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 6 के अंदर दी गई है। अब एक एक चीज की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि प्रॉमिस नोट किसे कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं और चेक किसे कहते हैं। फटाफट लिख लीजिएगा, लिख लिया होगा आपने। अब हम बढ़ते हैं कि प्रॉमिसरी नोट किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन आपकी सामने आ गई है स्क्रीन पर। प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 में डेफिनेशन है। सेक्शन 4 क्या कहता है, ए प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट। ध्यान दीजिएगा, ए प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है प्रॉमिस नोट। इन राइटिंग होना ही चाहिए, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, बिना किसी शर्त के अंडरटेकिंग यानी कि प्रॉमिस होना चाहिए, वचन होना चाहिए, साइन बाय द मेकर टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। ये जो प्रॉमिसरी नोट है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक सर्टेन सम ऑफ मनी देने का वचन दे रहा है, या उसके आदेशानुसार, या तो किसी एक सर्टेन पर्सन को देने का वचन दे रहा है या उसके आदेशानुसार वो देने का वचन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैंने किसी से उधार लिया। अब उधार लिया तो उसके पास इन राइटिंग क्या एविडेंस है कि मैंने उससे उधार लिया, ठीक है। और या उसके पास क्या एविडेंस है, मैंने वर्बली बोल दिया कि मैं आपको अगले साल जो है 30 जून को ये पैसे लौटा दूंगा, मैं 10,000 रुपए किसी से उधार लिए। तो लीगल एविडेंस के लिए प्रॉमिसरी नोट इशू किए जाते हैं, यानी कि जो उधार लेने वाला है
जो डेटर है वो क्रेडिटर को ये प्रॉमिस नोट लिख के देता है। लैंग्वेज क्या होती है, कोई लैंग्वेज का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, लेकिन कोई भी लैंग्वेज जिसमें ये सारी बातें आ जाएं जो डेफिनेशन में लिखी गई हैं। अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं मोहन का 10,000 रुपए का ऋणी हूं, आई एम इंडेटेड ऑफ ₹10,000 टू रोहन, ठीक है ना, ये अगर मैं ये लिख के देता हूं, तो दिस इज नॉट ए प्रोमिसरी नोट, क्योंकि मैं ये तो मान रहा हूं उसमें कि मैं ऋणी हूं, लेकिन मैं ये कब कह रहा हूं कि मैं उसे वापस करूंगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि प्रॉमिस होना चाहिए कि आप उसे वायदा कर रहे हैं कि आप उसे वापस कर देंगे। क्लियर हो गई बात ये। दूसरी बात, अगर मैंने वर्बली बोला उसने रिकॉर्ड कर लिया कि मैं आपका 10,000 रुपए का ऋणी हूं और मैं अगले साल आपको 30 जून को ये चुका दूंगा, तो भी ये प्रॉमिस नोट नहीं माना जा सकता। यानी कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है मेरे ऊपर, अगर मैं नहीं चुका रहा हूं उसका अगले साल 30 जून को, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कानूनी जो कार्रवाई है वो वैलिड नहीं होगी। कानूनी कार्रवाई तभी वैलिड होगी अगर कोई चीज प्रॉमिस नोट की कैटेगरी में आती है, या चेक, या बिल ऑफ एक्सचेंज, या डिमांड ड्राफ्ट की कैटेगरी में आती है। समझ में आ गई बात ये। अगर मैं लिखता हूं कि मैंने किसी से 10,000 रुपए लिए, मैं लिखता हूं कि मैं आपके 10,000 का ऋणी हूं और मैं आपको 10,000 रुपए इन काइंड, यानी कि 10,000 रुपए की वैल्यू का कोई गुड्स देने का वचन देता हूं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए प्रोमिसरी नोट, क्योंकि लिखा हुआ है कि टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि मैं आपको सर्टेन सम ऑफ मनी ही दूंगा, और ओनली भी लिखा हुआ है। यानी कि जैसे आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में फाउंडेशन में पढ़ते थे, प्राइस, जो आप अगर कोई गुड्स एक सेलर बायर को बेचता है तो वहां बदले में प्राइस होना चाहिए, लेकिन वहां प्राइस ओनली नहीं है, यानी कि आप कुछ बार्टर सिस्टम के तहत भी एक्सचेंज कर सकते हैं, प्लस कुछ प्राइस भी ले सकते हैं, तो वो ट्रांजेक्शन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड मानी जा सकती है। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है ओनली सम ऑफ मनी, यानी कि केवल सम ऑफ मनी ही होना चाहिए, नथिंग एल्स। समझ में आ गई बात, राइट। इसके बाद साइन बाय द मेकर सिंपल है ही है, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ओ द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, यानी कि जिसको आप जैसे मैंने एग्जाम्पल में रोहन आया था, तो ओनली टू रोहन और द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, या जैसा रोहन बोलेगा उसके आदेशानुसार, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या इसके बियरर। अब ये चीज जरूर मुझे समझानी है कि सर ये बियरर क्या होता है। देखिए, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो दो तरीके का हो सकता है, नई नई टर्मिनोलॉजी आपके सामने आती रहेंगी। तो जहां तक पेमेंट के आधार पर बात करें तो कोई भी प्रॉमिस नोट दो तरीके का हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मैं खाली प्रॉमिस नोट की बात नहीं कर रहा हूं, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, या तो वो ऑर्डर होगा, ऑर्डर पेमेंट होगा, या वो होगा आपका बियरर। अब ऑर्डर पे का मतलब क्या होता है, यानी कि नाम होना चाहिए, नेम ऑफ पेई होना जरूरी है। और बियरर का मतलब क्या है, कोई भी धारक, यानी कि नेम ऑफ पेई इज मिसिंग, नेम ऑफ पेई इज मिसिंग, तो उसे कह देते हैं हम बियरर। सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है आपका प्रॉमिस नोट का, वो करेंसी नोट है। आप देखिएगा जो आरबीआई इशू करती है करेंसी नोट, अगर वो 2,000 रुपए का करेंसी नोट है तो उस 2000 में क्या लिखा हुआ होगा कि मैं आरबीआई का गवर्नर इसके धारक को 2,000 रुपए देने का वचन देता हूं। देखिए, आप सोचिए कि जो करेंसी नोट है अदरवाइज क्या है, वो एक कागज मात्र है, कागज का सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा मात्र है। क्लियर होगी बात ये। तो अगर हम बात करते हैं कि 2,000 रुपए देने का वचन देता हूं, इसका मतलब क्या है कि अगर करेंसी कभी भी इंडिया की डिवैल्यूएट होती है और आपका करेंसी से विश्वास उठ जाता है, तो आरबीआई का गवर्नर जिसने इशू किया है वो कागज का टुकड़ा,
तो वो आपको कह रहा है कि 2,000 रुपए जिसमें भी आपको सेटिस्फेक्शन हो, 2,000 रुपए तक की कोई भी चीज आप में से ले जाइएगा। समझ आ रही है बात आपके? कमिंग बैक, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी लाइट वगैरह में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना प्रॉमिसरी नोट। एक बार दोबारा से इसे मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि प्रॉमिसरी नोट क्या है। एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, इसकी डिटेल में बता चुका हूँ। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यानी कि बिना किसी शर्त के आप एक वचन देंगे। किस चीज का वचन देंगे? साइन बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। इस चीज का वचन देंगे कि आप एक सर्टेन सम ऑफ मनी देने का वायदा करते हैं, ना कि केवल आप एक्नॉलेज करेंगे कि मैं किसी के इंडेटनेस में हूं। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं रोहन के 10,000 रुपए का रेडी हूं, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, तो इट इज नॉट ए प्रॉमिसरी नोट। आप ये कहें कि मैं रोहन का 10,000 रुपए का रेडी हूं और अगले साल में से 10,000 रुपए चुकाने का वचन देता हूं। सम ऑफ मनी ओनली होना चाहिए, टू ओनली टू फॉर द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी, आज चल रही थी कि दो तरह के पेमेंट के रास्ते, दो तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं, और या तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा या बियरर होगा। ऑर्डर का मतलब होता है नेम होना चाहिए पे का, बियरर में पे का नाम नहीं होता है। जिसके पास भी होगा धारक, तो जिसके पास भी होगा उसी को पेमेंट कर दिया जाएगा, जिसके पास भी वो कागज का टुकड़ा होगा उसी को पेमेंट कर दिया जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि प्रॉमिस नोट का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो करेंसी नोट होते हैं हमारे। वो एक एक कंडीशन पूरा करते हैं प्रॉमिसरी नोट की। वो एक अलग बात है कि जब हम सेक्शन 4 की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो करेंसी नोट को, बैंक नोट को प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। अब मैं आपके सामने रखता हूं जो डेफिनेशन है प्रॉमिसरी नोट की, लीगल डेफिनेशन। आपके असाइनमेंट अपने खोल लीजिए, अपने असाइनमेंट अगर आप खोलेंगे तो जो लीगल डेफिनेशन आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगी आपको यहाँ पर। सेक्शन 4 है, पैरा नंबर 12.4 है। ए प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट। प्रॉमिसरी नोट क्या है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, नॉट बीइंग ए बैंक नोट और ए करेंसी नोट। यानी कि जो बैंक नोट है और करेंसी नोट है वो प्रॉमिसरी नोट नहीं माने जाते हैं। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, मैंने बता दिया कि बिना किसी शर्त के अंडरटेकिंग होनी चाहिए, कोई भी शर्त नहीं लगाएंगे। साइन बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ए सर्टेन पर्सन, या तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या इसके धारक को। अब गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम रूल्स बताएं, जो राइट बताएं इसके होल्डर को, जिसके पास भी होगा उसके कुछ राइट होंगे कि वो क्या कर सकता है। अब गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी, अंग्रेजों के जमाने का कानून है, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि जो हमारे द्वारा इशू किए गए करेंसी नोट है, बैंक नोट है, उनके ऊपर भी इसके होल्डर को वो राइट्स आए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि बैंक नोट और करेंसी नोट प्रॉमिस नोट नहीं माने जाएंगे, जबकि ये प्रॉमिस नोट होते हैं। जो कंडीशन लिखी हुई है, जो एसेंशियल कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होती हैं, लेकिन माने नहीं जाएंगे। अब इसकी अगर हम एसेंशियल की बात करते हैं कि क्या क्या एसेंशियल है, तो वो देखिएगा। एसेंशियल इन राइटिंग ऊपर ही बता चुका, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। तो जब आप इसको पढ़ेंगे मैं बता चुका हूं कि खाली एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेटनेस नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि मैं पेमेंट कर दूंगा। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस, यानी कि आप प्रॉमिस करेंगे और बिना किसी शर्त के करेंगे, कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे उसमें प्रॉमिस करने की कि अगर ऐसा हो गया तो मैं अगले साल पेमेंट करूंगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा। हाँ, एक एक्सेप्शन जरूर है इसमें कि एक कंडीशन हो सकती है जो ऑर्डिनरी आदमी के हिसाब से होती जरूर है। वो एक अलग बात है कि टाइम ऑफ हैपनिंग अनसर्टेन है, यानी कि वो कोई घटना होगी तो जरूर, लेकिन उसका टाइम अगर अनसर्टेन है तो वो कंडीशन होने के बाद भी वो कंडीशनल नहीं मानी जाती। सबूत कीजिए, मैंने कहा कि मैं रोहन को 10,000 रुपए अगले साल देने का वचन देता हूं जब सोहन की डेथ हो जाए। सोहन की डेथ के बाद मैं
पेमेंट करूंगा। तो ये जरूर है कि सोहन की डेथ होगी जरूर, ये लेकिन ये नहीं पता कि कब होगी, तो ये अनकंडीशनल प्रॉमिस ही माना जाएगा। इसे एक बार पढ़ लेते हैं। इफ ए प्रॉमिस टू पे ए डिपेंडेंट अपॉन एन इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपनिंग ऑल्दो द टाइम ऑफ इट्स हैपनिंग इज अनसर्टेन, द प्रॉमिस टू पे इज अनकंडीशनल। 3 एग्जाम्पल है। जैसे पहला है आई प्रॉमिस टू पे ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज थी, तो ये कंडीशनल हो जाएगा और ये प्रॉमिस नॉट नहीं माना जाएगा क्योंकि ये नहीं पता किसी से उसकी शादी होगी या नहीं होगी। द प्रॉमिस इज कंडीशनल सिंस द प्रॉमिस इज डिपेंडेंट अपॉन द मैरिज ऑफ द प्रॉमिसर which may or may not happen. Next, I promise to pay ₹500 on deed debt, provided deed leaves me enough money to pay that sum. तो इसमें 2 कंडीशन है डी की डेट के बाद, और शर्त ये कि डी मुझे छोड़ के जाए, तो डी की डेट होगी जरूर, ये तो ट्रू है, लेकिन डी छोड़ के जाएगा उस अमाउंट पेमेंट करने के लिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इस वजह से ये भी प्रॉमिस नॉट नहीं होगा। नेक्स्ट जो है वो है आई प्रॉमिस टू पे ₹500 ऑन डीड डेट, तो आई मतलब मैं प्रॉमिस करता हूं कि बी को ₹500 देने का डी की डेट के बाद, तो ये कंडीशनल है लेकिन मानी नहीं जाएगी क्योंकि डी की डेथ होगी जरूर, तो ये एक वैलिड प्रॉमिस नोट है। द प्रॉमिस इज नॉट कंडीशनल बट डेफिनेट सिंस डेथ ऑफ डी इज सर्टेन, देयरफॉर द प्रॉमिस नॉट इज वैलिड। तो मेनी टाइम क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में, आपको एक लैंग्वेज दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि ये वैलिड प्रॉमिस नोट है या नहीं है, तो उसमें आपको कंडीशन चेक करनी है। इफ ऑल द एसेंशियल ऑफ द वैलिड प्रॉमिस नोट कंडीशन सेटिस्फाइड, तो दैट विल बी ए वैलिड प्रॉमिस नोट, और अगर कोई भी कंडीशन मिसिंग है तो जो लैंग्वेज आपको दी जाएगी इट इज नॉट ए वैलिड प्रॉमिस नोट साइन बाय द मेकर। तो लैंग्वेज में साइन का तो पता लगता नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें, जब आप किसी को वचन दे रहे हैं, मैं संजय रोहन को 10,000 रुपए देने का वचन दे रहा हूं, किसी भी आप कागज के प्लेन टुकड़े पर आप लिख सकते हैं और एक सरकारी स्टैम्प लगा सकते हैं उसमें और अपने साइन कर देंगे। जो भी लैंग्वेज है, अगर वो सारी लैंग्वेज की कंडीशन पूरी हो रही है, लैंग्वेज का एक कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। अभी मैं आपको 2-3 मार्केट के प्रॉमिस नोट आपको दिखलाऊंगा, शो करूंगा, तो लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, बस जो एसेंशियल है वो सारी आ जानी चाहिए। तो साइन बाय द मेकर, प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, समझाई चुका हूं मैं, मनी होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, तो ये मैं समझा चुका हूं। इसके बाद पे मस्ट बी सर्टेन, यानी कि एक सर्टेन व्यक्ति का नाम होना चाहिए, या ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर। इस और टू द बियरर का मैं बताऊंगा आपको। तो स्टैम्प, अगर आप एक प्लेन कागज पर लिख रहे हैं तो इसे एक वैलिड प्रॉमिस नोट बनाने के लिए, सरकारी दस्तावेज बनाने के लिए आपको एक सरकारी स्टैंप लगानी पड़ेगी, गवर्नमेंट रेवेन्यू स्टैंप आपको लगानी पड़ेगी ताकि एक वैलिड प्रॉमिस नोट बन जाए। बाकी आप सिंपल किसी भी पेपर पर आप इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं। कितनी पार्टियां होती हैं प्रॉमिस नोट में? एक मेकर होगा, यानी कि जो इंडेटनेस में होगा, जो डेटर होगा वो मेकर, और एक पे होगा, जो क्रेडिटर होगा वो पे। एक आपको स्पेसिमेन सामने दिख रहा होगा, एक सिंपल सा पेपर है, आपने मेकर का नाम लिखा, एड्रेस लिखा, डेट लिखी, अमाउंट लिख दिया, कुछ भी लैंग्वेज लिख दी जिसमें एसेंशियल कंडीशन पूरी हो जाए। 6 मंथ आफ्टर डेट, आफ्टर यानी कि जुलाई 3, 2004 को लिखा हुआ है। तो आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर पे, यहाँ पे नाम आ जाएगा, इस सम ऑफ 50,000 को वैल्यू रिसीव। अब मैं कुछ आपको और भी सामने प्रॉमिस नोट रखता हूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि प्रॉमिस नोट किस किस तरीके के होते हैं। कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है, कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं और सिंपल पेपर पर आप लिख सकते हैं। केवल जो लैंग्वेज है जो मैंने आपको बताया है सिंपल, वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, लैंग्वेज ऐसा लगना चाहिए, जो मेकर है वो किसी व्यक्ति को कुछ सम ऑफ मनी देने का एक पर्टिकुलर डेट को या किसी और इवेंट के हैपन होने पर, जो कि इवेंट अनकंडीशनल होनी चाहिए, तो उसके समाप्त होने पर वो देने का वचन दे रहा है। तो जैसे यहाँ पे प्लेस ऑफ रेजिडेंस आ गया, ये जरूरी नहीं है कि आप लिखें, ये केवल आइडेंटिफिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। डेट आगे जिस दिन आप लिख रहे हैं तो आई अपना नाम, मेकर का नाम, एग्री एंड प्रॉमिस टू पे, पे नेम आ जाएगा, रोहन जैसे मैंने एग्जाम्पल में बोला, और ऑर्डर द सम ऑफ मनी यूरो फॉर वैल्यू रिसीव्ड विद इंटरेस्ट एट द एनुअल रेट ऑफ, जो भी आपने इंटरेस्ट है, पेबल ऑन इस डेट के बाद और मेकर के सिग्नेचर होगा। तो ये हुआ आपका एक
स्पेसिमेन एक लैंग्वेज। इसके अलावा मैं आपको दूसरा भी दिखलाता हूं कि एक आपके सामने ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पर लैंग्वेज अलग है, लेकिन उस लैंग्वेज में जो आपके सामने दिख रही है जितनी भी एसेंशियल कंडीशन है वो सारी सेटिस्फाइड हैं, तो इसे कहा जाएगा ये प्रॉमिस नोट है। किसी भी आप सिंपल पेपर पर जिस पर आप नोट बना रहे हैं उस पेपर पर भी अगर आप किसी को लिख के देते हैं कि मैं तुझे इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, ठीक है ना, और जो एसेंशियल कंडीशन है बस वो सेटिस्फाइड हो जानी चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक प्रॉमिस नोट है, बस उसके ऊपर एक रेवेन्यू स्टैंप आप लगा दें। क्लियर हो गई बात है? चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं बियरर के ऊपर कि क्या प्रॉमिस नोट बियरर हो सकता है। देखिए जहां तक सवाल लैंग्वेज का है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉमिस नोट बियरर पॉसिबल है, लेकिन एक आरबीआई भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेक्शन 31 है और सेक्शन 32 है। सेक्शन 31 और सेक्शन 32 ये मना करते हैं कि कोई भी आदमी एक ऐसा प्रॉमिस नोट इशू नहीं कर सकता जो बियरर होगा। क्लियर है? ये मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की बात दिखलाता हूं, आरबीआई की गाइडलाइन सेक्शन 31 और 32 में इसकी लिखी हुई है कि कोई भी प्रॉमिस नोट बियरर पॉसिबल नहीं है। कोई भी प्रॉमिस नोट बियरर पॉसिबल नहीं है। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, चलिए अभी ये सामने नहीं आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, फिलहाल नोटिंग ही करवा देता हूं मैं आपको कि प्रॉमिसरी नोट जो है वो बियरर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो आरबीआई का सेक्शन 31 और 32 है वो ये कहता है नो पर्सन इन इंडिया अदर देन आरबीआई एंड गवर्नमेंट कैन इशू ए प्रॉमिस नोट विच इज पेएबल टू बियरर। ये समझ लीजिए क्यों आरबीआई ने ऐसा कहा है। देखिए अगर आरबीआई ऐसा नहीं कहती तो देखिए जो आप नोट पर करेंसी पर विश्वास करते हैं, सिर्फ आप करेंसी को संजो कर रखते हैं, विश्वास रहता है कि जो भी आपको दुनिया का साजो सामान है मेरे पास अगर करेंसी की मैं उसे खरीद सकता हूं। क्लियर है? एक ट्रस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको एक ट्रस्ट है कि मैं किसी को दूंगा तो वो ले लेगा। हो सकता है कि कल को इंडिया में कोई एक ऐसी कंपनी आ जाए, से रिलायंस कंपनी आ जाए, और रिलायंस कंपनी अपने नोट खुद इशू कर दे और लोगों के दिमाग में ये ट्रस्ट बैठ जाए कि एक बार तो गवर्नमेंट फेल हो सकती है, सरकार फेल हो सकती है भारत, लेकिन जो रिलायंस कंपनी है उसके पास इतना पैसा है कि उसके दिए गए जो नोट हैं वो चलेंगे। अगर ये ट्रस्ट बैठ गया लोगों के दिमाग में तो उसी दिन से गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। आप सोचिए इंडिया में एक कंपनी ही आई थी सबसे पहले एक व्यापार करने के लिए, ठीक है, उसके बाद उस कंपनी ने पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया। आपको पता है जब अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है, देश, तो उस केस में अंग्रेज सीधे कोई उन्होंने आक्रमण थोड़ी किया था, अंग्रेजों ने कोई युद्ध करके थोड़ी जीता था। उनकी एक कंपनी आई थी इंडिया में व्यापार करने के लिए, अब का साम्राज्य इतना बढ़ चुका था कि लोगों के दिमाग में जो आम आदमी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी तो छोड़िए, ठीक है ना, वो कुछ ही थे, लेकिन जो आम आदमी थे उनके ऊपर ज्यादा उन्हें विश्वास होने लगा था, तो उन्होंने पूरा जो मार्केट है वो कैप्चर कर लिया था। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं डर रहता है कि अगर हमने सारी की सारी सुविधा जो इंडियन करेंसी में है अगर वो किसी भी व्यक्ति को दे दी तो हर व्यक्ति अपना नोट चलाने लगेगा। चल सकता है, मैं भी अपना नोट चला सकता हूं, बशर्ते कि मार्केट में ये दिमाग में बैठ जाए कि संजय सर का जो दिया गया नोट है वो कोई और एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम बाजार में फल लेने जाते हैं तो फल वाले को भी पता है कि संजय सर का जो दिया गया प्रॉमिस नोट है वो एक्सेप्टेबल है। अगर मैं बाजार में फर्नीचर लेने जाता हूं तो फर्नीचर वाले को भी पता है कि वो नोट एक्सेप्टेबल है। तो आप और हम कोई भी अपना प्रॉमिस नोट चला सकता है, अपनी करेंसी बना सकता है, केवल सिर्फ और सिर्फ एक विश्वास की बात है। तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं करा
कि आप अपना जो प्रॉमिसरी नोट है वो बियरर चला सकें, ठीक है ना। बियरर का मतलब होता है जिसके पास भी होती हो जाएगा। तो आप अपने प्रॉमिसरी नोट चला सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डर पेबल होने चाहिए, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को पेबल होने चाहिए। तो जो चीज पर्टिकुलर व्यक्ति को पेबल होगी तो मार्केट में इतनी रफ्तार नहीं पकड़ सकती। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट के इशू किए गए नोट है तो गवर्नमेंट के इशू किए गए नोट में फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो बियरर है, किसी को सोचना नहीं पड़ता। और एक रिलायंस कंपनी के इशू किए गए प्रॉमिस नोट है जो कि एक सर्टेन पे को पेबल होंगे, तो वो चीज लोग आप एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा सा हिचकेंगे गवर्नमेंट के मुकाबले। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आज के टाइम में प्लास्टिक मनी चलने लगी। पेटीएम क्या है आपको सोचिए, गूगल पे क्या है, उसके लिए आप गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है कि आप इससे ट्रांजेक्शन करें। एक वॉलेट तो होता है उसमें, केवल एक विश्वास ही तो एक नई कंपनी आ जाए आपकी तो नॉर्मली लोग उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन पेटीएम कितने सालों से लगी हुई है तो लोग विश्वास करते हैं कि अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, एक सब्जी वाले के पास भी पेटीएम है, एक किराने वाले के पास भी पेटीएम है, एक रिक्शा वाले के पास भी पेटीएम है, फर्नीचर वाले के पास भी पेटीएम है, तो एक ट्रस्ट है सिर्फ और सिर्फ। तो इसलिए वो जो ऐप है ट्रांजेक्शन को करने के लिए वो काफी सक्सेसफुल हो गया। मार्केट में और भी ऐप होंगे जो इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को शायद विश्वास नहीं है, लोगों को लगता है उसमें पैसे जमा करेंगे तो लगता है डूब जाए। तो सिर्फ और सिर्फ देखा जाए एक ट्रस्ट की बात है और कुछ भी नहीं, नथिंग एल्स, ठीक है। तो आज हमने यहां तक कर लिया, प्रॉमिस नोट की पूरी डेफिनेशन मैंने पढ़ा दी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दी। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की,